दोस्तों, आप देख रहे हैं इस समय सफलता ग्रुप। और आज हम बात करने जा रहे हैं सामाजिक विज्ञान वर्ग 10 राजनीतिक विज्ञान का कुछ महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपको 2 नंबर में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए बगैर देर किए हुए देखते हैं आज सफलता ग्रुप में राजनीतिक शास्त्र सामाजिक विज्ञान वर्ग 10 के कुछ महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो हमारा पहला क्वेश्चन कहता है, पहला क्वेश्चन देख लीजिए, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये हमारा पहला क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन कहता है कि सामाजिक भेदभाव एवं विविधता की उत्पत्ति कैसे उत्पन्न होती है। तो चलिए जानते हैं, इसमें पूछा जा रहा है कि समाज में जो भेदभाव हो रहा है एवं विविधता जो पाई जाती है उसकी उत्पत्ति कैसे होती है, उसके बारे में पूछा जा रहा है कि सामाजिक भेदभाव एवं विविधता की उत्पत्ति कैसे उत्पन्न होती है। तो जानते हैं इसका आंसर है कि कोई आवश्यक नहीं है कि सभी सामाजिक विभिन्नता सामाजिक विभाजन का आधार होता है। विभिन्न समुदाय के विचार विभिन्न हो सकते हैं किंतु उनका हित समान होगा। और उदाहरणार्थ देख लीजिए, उदाहरणार्थ है कि मुंबई में मराठियों के हिंसा का शिकार व्यक्ति की जातियाँ भिन्न थी, धर्म भिन्न होंगे, लिंग भिन्न हो सकता है किंतु उनका क्षेत्र एक ही था। वे सभी एक ही क्षेत्र के उत्तर भारतीय थे, उनका हित समान था और वे सभी अपने व्यवस्था और पेशा में संलग्न थे। इस कारण सामाजिक विभिन्नता सामाजिक विभाजन का रूप नहीं ले पाता है। तो दोस्तों, अभी आप वर्ग 10 सफलता ग्रुप में राजनीतिक शास्त्र के कुछ सब्जेक्टिव प्रश्न देख रहे हैं जो आपके परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन जान लेते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। जनमत बनाने में राजनीतिक दल किस प्रकार मदद करते हैं। जनमत बनाने में राष्ट्रीय दल किस प्रकार मदद करते हैं। तो चलिए जानते हैं, राजनीतिक दल ही जनमत बनाते हैं, वो ही विभिन्न मसलों को उठाते हैं और महत्ता प्रदान करते हैं। देश भर में दलों के लाखों सदस्य तथा कार्यकर्ता है। समाज के विभिन्न भागों में कई दबाव समूह राजनीतिक पार्टियों की शाख के रूप में काम करते हैं और कभी कभी पार्टी लोगों की समस्या के समाधान के लिए आंदोलन भी करवाती है। अधिकतर पार्टी के आधार पर ही समाज में विचार बनते हैं। तो चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन राजनीतिक विज्ञान वर्ग 10 के देख लेते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, सूचना के अधिकार आंदोलन के प्रमुख कारण क्या थे। जो सूचना का अधिकार कानून बना है, इसके आंदोलन के प्रमुख कारण क्या थे। तो देख लीजिए कि कहता है, सूचना के अधिकार की शुरुआत 1990 ईस्वी में राजस्थान के एक अति पिछड़ा क्षेत्र भीम तहसील में सर्वप्रथम उठाई गई। उसके अंतर्गत ग्रामीण ने प्रशासन से अपने वेतन एवं भुगतान के बिल उपलब्ध कराने के लिए कहा। ग्रामीण को लग रहा था कि उन्हें दी गई मजदूरी में भारी घपला हो रहा है, ऐसा ग्रामीण को लग रहा था। इसमें आपको एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि सूचना के अधिकार की शुरुआत सर्वप्रथम किस राज्य में या कब हुआ। तो 1990 में, और राजस्थान में सर्वप्रथम सूचना के अधिकार कानून बना। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो लिया गया है आपके राजनीतिक विज्ञान से। नेपाल में किस प्रकार की शासन व्यवस्था है। लोकतंत्र की स्थापना में वहाँ क्या क्या बाधाएं हैं। तो चलिए, नेपाल की संसद में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल यूनाइटेड
मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट के माधव कुमार को नेपाल का नया प्रधानमंत्री निर्वाचित किया गया। उन्हें 24 राजनीतिक दल में से 21 दलों का समर्थन प्राप्त हुआ। 240 साल पुराने राजशाही को खत्म कर लोकतांत्रिक व्यवस्था को कायम की गई। इस मुल्क को अपना लोकतंत्र मजबूत करने की आवश्यकता है। चलिए 5वां नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 5वां नंबर क्वेश्चन कहता है लोकतंत्र में विरोधी पक्ष की भूमिका का उल्लेख करें। लोकतंत्र में जो विरोधी पार्टी होता है, विपक्ष की पार्टी, उसकी भूमिका क्या रहती है? तो आंसर जानते हैं। चुनाव हारने वाले दल जो सरकार बनाने में असफल रहते हैं, विरोधी पक्ष की भूमिका निभाते हैं तथा वे सरकार के कामकाज, नीतियाँ एवं असफलताओं की आलोचना करने का महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। वो तानाशाही सत्ता को अपनाने से सरकार को रोकते हैं। विरोधी दल सदन में कुछ विधियों का प्रयोग करते हैं जैसे अविश्वास प्रस्ताव और ध्यानाकर्षण प्रस्ताव। विधायिका से बाहर भी वे सरकार की संगठित आलोचना जारी रखते हैं। विरोधी पक्षों का काम विरोध करना, पोल खोलना तथा सत्ता से उतारना माना जाता है। इस प्रकार उनका उद्देश्य देश में एक बेहतर शासन सुनिश्चित करना होता है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन जानते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जो कहता है कि चलिए अगला नंबर क्वेश्चन जानते हैं। नेपाल में किस प्रकार की शासन व्यवस्था है? लोकतंत्र की स्थापना में वहाँ क्या क्या बाधाएं हैं? तो देखते हैं। नेपाल की संसद में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल यूनाइटेड मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट के माधव कुमार को नेपाल का नया प्रधानमंत्री निर्वाचित किया गया। उन्हें 24 राजनीतिक दल में से 21 दल का जो है समर्थन उन्हें प्राप्त था। यानी नेपाल में जो माधव कुमार को नेपाल का नया प्रधानमंत्री निर्वाचित किया गया है, उन्हें 24 राजनीतिक दल में से 21 दलों का समर्थन प्राप्त हुआ था। 240 साल पुराने राजशाही को खत्म कर लोकतांत्रिक व्यवस्था कायम की गई। इस मुल्क को अपना लोकतंत्र मजबूत करने की आवश्यकता यहाँ पर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी महत्वपूर्ण है। लोकतंत्र में विरोधी पक्ष की भूमिका का उल्लेख करें, या लोकतंत्र में विपक्षी पक्षों की भूमिका का उल्लेख करें। तो चुनाव हारने वाले दल जो सरकार बनाने में असफल रहते हैं, विरोधी पक्ष की भूमिका निभाते हैं तथा वे सरकार के कामकाज, नीतियाँ एवं असफलताओं की आलोचना करने का महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। वो तानाशाही सत्ता को अपनाने से सरकार को रोकते हैं। विरोधी दल सदन में कुछ विधियों का प्रयोग करते हैं, जैसे कि देख लीजिए अविश्वास प्रस्ताव और ध्यानाकर्षण। विधायिका से बाहर भी वे सरकार की संगठित आलोचना जारी रखते हैं। विरोधी पक्षों का काम विरोध करना, पोल खोलना तथा सत्ता से उतारना माना जाता है। इस प्रकार उनका उद्देश्य देश में एक बेहतर शासन सुनिश्चित करना होता है। उनका काम जो है एक बेहतर शासन सुनिश्चित करना होता है। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है 70 के दशक में आधुनिक दशक के बीच भारतीय लोकतंत्र का सफर सामाजिक न्याय के संदर्भ का संक्षिप्त वर्णन करें। यानी कह रहा है कि 1970 से लेकर और अभी तक भारतीय लोकतंत्र में जो सामाजिक न्याय व्यवस्था हुआ है उसका वर्णन करता है। करने के लिए तो देखिए 70 के दशक से पूर्व भारत की राजनीतिक अवचेतना सुविधाप्रस्त हित समूह के बीच जूझती रही। दूसरे शब्द में कहे तो 1967 ईस्वी तक
राजनीति में स्वर्ण जातियों का वर्चस्व रहा। 1967 तक राजनीति में स्वर्ण जाति का यहाँ पर वर्चस्व रहा। 70 से 90 के दशक के बीच स्वर्ण और मध्यम पिछड़ी जाति में सत्ता पर काबिज के लिए संघर्ष चलता रहा। 90 के दशक के उपरांत पिछड़ी जातियों का वर्चस्व तथा दलित की जागृति की अवधारणा राजनीतिक गलियारों में उपस्थित दर्ज कराती रही और नीतियों को प्रभावित करती रही। भारतीय राजनीति के इस महामंथन में पिछड़े और दलित वर्ग जो पिछले और दलित वर्ग के संघर्ष प्रभावी रहा। और वर्तमान में देख लीजिए, वर्तमान दशक के वर्षों में राजनीतिक का पलड़ा दलित और महादलित के पक्ष में झुकता दिखाई पड़ रहा है। सरकार की नीतियों की सभी परिदृश्यों में दलित न्याय की पहचान सबके लिए केंद्र बिंदु का विषय बन गया है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख रहे हैं। और यहाँ पर दोस्तों मैं आपको ये बता दूँ कि अभी आप जो है सफलता ग्रुप देख रहे हैं, जिसमें आज हम बात कर रहे हैं वर्ग 10 सामाजिक विज्ञान के राजनीति शास्त्र के कुछ महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव क्वेश्चन। दोस्तों आप प्रत्येक क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक से देखिए और देखिए कि आपका तैयारी कैसा हो रखा है। अगर वीडियो को लाइक नहीं करना है मत करिए, सब्सक्राइब नहीं करना है वो भी मत करिए, लेकिन आप जो है ध्यानपूर्वक से प्रत्येक क्वेश्चन को देखिए। ये आपके बोर्ड के परीक्षा के लिए काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए बगैर देर किए हुए देखते हैं राजनीति विज्ञान वर्ग 10 का अगला क्वेश्चन है वर्ण व्यवस्था से आप क्या समझते हैं। तो वर्ण व्यवस्था जातिगत समुदाय का बड़ा वर्ग है। इस वर्ग में कई जाति समाहित है, अर्थात वर्ण व्यवस्था जाति समूह का पदानुक्रम व्यवस्था है, जिसमें एक जाति के लोग जो है कि हर हाल में सामाजिक पायदान में सबसे ऊपर रहेंगे, तो किसी अन्य जाति समूह के लोग क्रमागत से नीचे। उदाहरण के लिए देख लीजिए कि जो हिंदू वर्ण में व्यवस्था को व्यवस्थित स्वरूप है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। आरंभ में यह व्यवस्था केवल श्रम विभाजन पर आधारित था और श्रम के अलावा उनमें आपस में खान पान तथा शादी विवाह भी होता था, किंतु कालांतर में यह व्यवस्था कठिन एवं अस्थायी होता गया तथा शादी विवाह एवं खान पान भी एक वर्ण तक ही सीमित रह गया था। इसी को हम वर्ण व्यवस्था कहते हैं। चलिए अब जो है अगला क्वेश्चन जानते हैं, भारतीय किसान यूनियन की प्रमुख मांग क्या थी। अभी आप दोस्तों सफलता ग्रुप में राजनीति विज्ञान वर्ग 10 के महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव क्वेश्चन देख रहे हैं। तो चलिए जानते हैं कि भारतीय किसान यूनियन ने गन्ने और गेहूं के सरकारी खरीद मूल्यों में बढ़ोतरी करने, कृषि से संबंधित उत्पाद को अंतर्राज्यीय आवाजाही पर लगी पाबंदी को समाप्त करने, समुचित दरों पर गारंटी युक्त बिजली आपूर्ति करने, किसान की बकाया कर्ज माफ़ करने तथा किसान के लिए पेंशन योजना का प्रावधान करने की मांग रखी। यहाँ पर कह सकते हैं कि भारतीय किसान यूनियन ने गन्ने और गेहूं के सरकारी खरीद मूल्यों में बढ़ोतरी करने, कृषि से संबंधित उत्पाद के अंतर्गत आवाजाही पर लगी पाबंदी को समाप्त करने, समुचित दरों पर गारंटी युक्त बिजली आपूर्ति करने, किसान के बकाये कर्ज माफ़ करने तथा किसान के लिए पेंशन योजना का प्रावधान जो है यहाँ पर रखने की मांग की। ऐसी मांगों थी जिसे देश के अन्य किसान संगठन ने भी उठाई। चलिए अगला क्वेश्चन जानते हैं। अगला क्वेश्चन भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन है कि संघवाद के किन्हीं 4 विशेषता का वर्णन करें। नंबर 1 में देखिए, इसमें सर्वोच्च सत्ता केंद्रीय प्राधिकार तथा इसकी विभिन्न अनुषंगिक इकाई के बीच बंट जाती है। विभिन्न स्तर की सरकार एक ही नागरिक समूह पर शासन करती है। तो तीसरा नंबर में कहता है कि
संविधान के मौलिक प्रावधान को किसी एक स्तर की सरकार अकेले नहीं बदल सकती है। और चौथा नंबर में संघ शासन व्यवस्था के दोहरे उद्देश्य है देश की एकता की सुरक्षा करना तथा उसे बढ़ावा देना तथा इसके साथ ही क्षेत्रीय विविधताओं को पूरा सम्मान करना। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन बिहार में छात्र आंदोलन के प्रमुख कारण क्या थे। बिहार में जो छात्र आंदोलन हुआ था उसका प्रमुख कारण पूछा जा रहा है। तो देख लीजिए 1971-72 के बाद के वर्षों में देश के सामाजिक आर्थिक दशा में कोई सुधार नहीं हुआ था। बांग्लादेश से आए शरणार्थियों के चलते, जो बांग्लादेश से शरणार्थी आए थे उनके चलते जो है कि क्या हुआ था वो जान लेते हैं। तो बांग्लादेश से जो शरणार्थी आए थे उनके चलते अर्थव्यवस्था और लड़खड़ा गई। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमत भी अप्रत्याशित वृद्धि ने भारत की आर्थिक स्थिति को असंतुलित कर दिया। 1972-73 ईस्वी में मानसून की असफलता के चलते पूरे देश में कृषि की पैदावार में काफ़ी कमी आई। परिणाम स्वरूप पूरा देश में असंतोष का माहौल था। मार्च 1974 में प्रदेश में बेरोजगारी और भ्रष्टाचार एवं खाद्यान्न की कमी तथा कीमत में हुई अप्रत्याशित वृद्धि के चलते बिहार के छात्र ने सरकार के विरुद्ध आंदोलन छेड़ दिया। बिहार के छात्रों ने अपने आंदोलन की अगुवाई के लिए जयप्रकाश नारायण को आमंत्रित किया। मतलब कहने का मतलब कि उस बार जो है बारिश जो है कम आया हुआ था। और ये आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बिहार में छात्र आंदोलन के कारण। तो 1971-72 के बाद के वर्षों में देश की सामाजिक आर्थिक दशा में कोई सुधार नहीं हुआ था। बांग्लादेश से आए शरणार्थियों के चलते अर्थव्यवस्था और लड़खड़ा गई। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमत भी अप्रत्याशित वृद्धि ने भारत की आर्थिक स्थिति को असंतुलित कर दिया। और 1972 और 73 ईस्वी को देखिए कि जब 1972 और 73 में मानसून की असफलता के चलते यानी मौसम ने यहाँ धोखा दिया और पूरे देश में कृषि के पैदावार में काफ़ी कमी आ गई। परिणाम स्वरूप पूरा देश में असंतोष का माहौल था। मार्च 1974 में प्रदेश में बेरोजगारी और भ्रष्टाचार एवं खाद्यान्न की कमी तथा कीमत में हुई अप्रत्याशित वृद्धि के चलते बिहार के छात्र ने सरकार के विरुद्ध आंदोलन छेड़ दिया। इसके बाद बिहार के छात्रों ने अपने आंदोलन की अगुवाई के लिए जयप्रकाश नारायण को आमंत्रित किया। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन है कि सामाजिक विभाजन की राजनीति के परिणाम स्वरूप ही लोकतंत्र के व्यवहार में परिवर्तन होता है। भारतीय लोकतंत्र के संदर्भ में इसे स्पष्ट करें। तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो जानते हैं इसका आंसर जो है हमारा क्या होता है। तो इसका आंसर हम देख लीजिए। सामाजिक विभाजन की राजनीति का परिणाम सरकार के रूप पर निर्भर करता है। अगर भारत में पिछड़ों एवं दलितों के न्याय की मांग को सरकार शुरू से ही खारिज करती रहती तो आज भारत बिखराव के कगार पर होता। लेकिन सरकार ने उनके सामाजिक न्याय को उचित मानते हुए सत्ता में साझेदारी दी और उन्हें मुख्य धारा में जोड़ने का ईमानदारी से प्रयास किया। फलतः छोटे छोटे संघर्ष के बावजूद भारतीय समाज में समरसता और सामंजस्य स्थापित है। आगे कहता है कि लोकतंत्र में सामाजिक विभाजन की राजनीति अभिव्यक्ति एक सामान्य बात है। राजनीति में विभिन्न तरह से सामाजिक विभाजन और अभिव्यक्ति ऐसे विभाजन के बीच संतुलन पैदा करने का काम करती है। परिणामतः कोई भी सामाजिक विभाजन एक हद से ज़्यादा उग्र नहीं हो पाता है और यही प्रवृत्ति लोकतंत्र को मजबूत करने में सहायक भी होती है। लोग शांतिपूर्ण और संवैधानिक तरीकों से दबाव बनाते हैं और उनका समाधान पाने का प्रयास करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि दलित पैथर्स पर टिप्पणी
लिखे। दलित पैथस क्या था, इस पर जो है कहता है एक टिप्पणी लिखने के लिए। तो दलित पैथस महाराष्ट्र के दलितों की सामाजिक आर्थिक बदलाव से संबंधित है। दलित ने लंबे अरसों तक भारतीय समाज में क्रूरतापूर्वक जातिगत अन्याय को भुगता है। इसी क्रम में महाराष्ट्र में दलित हितों की दावेदारी के लिए 1972 में दलित युवाओं का एक संगठन बना, जिसे दलित पैथस के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कहता है कि चिपको आंदोलन के कारणों का वर्णन करें। चिपको आंदोलन क्या था? तो देखिए, चिपको आंदोलन का आरंभ उत्तराखंड के 2-3 गांवों से हुआ। गांव वाले ने वन विभाग से निवेदन किया कि खेतीबाड़ी के औजार बनाने के लिए उन्हें अंगूर के पेड़ को काटने की अनुमति दी जाए। वन विभाग ने गांव वाले को पेड़ काटने की अनुमति न देकर खेल सामग्री के निर्माताओं को जमीन का वह टुकड़ा व्यवसाय प्रयोग के लिए आवंटित किया। विभाग की इस कार्रवाई से गांव वाले काफ़ी दुखी हुए और उन्होंने सरकार के इस निर्णय का जबरदस्त विरोध किया। परिणाम स्वरूप क्षेत्र की परिस्थितियों और आर्थिक शोषण से जुड़े अन्य सवाल उठने लगे। गांव वाले ने सरकार से यह मांग की कि जंगल की कटाई का कोई भी ठेका बाहरी व्यक्ति को नहीं दिया जाना चाहिए। उनकी स्पष्ट मांग था कि स्थानीय निवासी को जल, जंगल, जमीन जैसे प्राकृतिक संसाधनों पर एकमात्र नियंत्रण होना चाहिए। इस आंदोलन ने स्थानीय भूमिहीन वन कर्मचारियों की आर्थिक मुद्दा उठाकर उनके लिए न्यूनतम मजदूरी की गारंटी की यहाँ पर मांग की। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन भी राजनीति विज्ञान से है कि भारतीय लोकतंत्र की समस्याओं के दूर करने के लिए उठाए गए 4 कदम का वर्णन करें। तो भारतीय लोकतंत्र की समस्या को दूर करने के लिए उठाए गए 4 कदम निम्नलिखित हैं। नंबर 1 को देखिए। नंबर 1 में कहता है कि भारत में निरक्षरता को दूर करने का सघन कार्यक्रम जारी है। भारत सरकार ने एक शिक्षा नीति बनाई है। नंबर 2 में स्थानीय स्वशासन लोकतंत्र की सफलता के लिए आवश्यक है। स्थानीय स्वशासन से जनता को लोकतंत्र की समस्याओं की जानकारी मिल जाती है, साथ ही उन्हें सुलझाने का भी अवसर प्रदान किया जाता है। पंचायती राज की स्थापना और भारतीय संविधान में स्थानीय स्वशासन का ठोस रूप देने का प्रावधान इसी दिशा में उठाया गया कदम है। आगे देखिए, नंबर 3 में कहता है कि नागरिकों में राजनीतिक सजगता लाने का भी प्रयास किया गया है। संचार के विभिन्न साधन तथा उन्हें राजनीतिक रूप से सचेत किया जा रहा है। चौथा नंबर देखिए, बेरोजगारों को रोजगार के नए नए अवसर दिए जा रहे हैं। अब अगला क्वेश्चन जानते हैं। अगला क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ग्राम सभा क्या है और इसके कार्य बताइए। तो गांव का प्रत्येक वयस्क जिसकी उम्र 18 वर्ष है ग्राम सभा के रूप में प्रदान करता है। यह पूरे गांव के लिए निर्णय लेने वाली संस्था है। नंबर 2 में देखिए, पंचायत के काम ग्राम सभा की देखरेख में चलता है। यह ग्राम पंचायत का बजट पास करता है। और अगला क्वेश्चन देखिए। यहाँ पर देखिए, अगला क्वेश्चन है कि जातिवाद के किन्हीं 4 कुप्रभावों का उल्लेख करें। और चौथा नंबर, लोग के व्यक्तिगत स्वतंत्रता रूप से विकास नहीं होने के कारण राष्ट्र की आर्थिक प्रगति में रुकावट, ये जातिवाद के 4 कारण है। अब चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन कि भावी समाज में लोकतंत्र की जिम्मेवारी और उद्देश्य पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो लोकतंत्र ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें लोगों के लिए एवं लोगों के द्वारा ही शासन चलाया जाता है। शासन में लोक प्रतिनिधि लोगों की हितों की तथा उनकी इच्छा को सर्वोपरि मानते हैं।
लोकतंत्र सारी सामाजिक विभिन्नताओं, अंतरों और असमानताओं के बीच सामंजस्य बैठाकर उनका सर्वमान्य समाधान देने की कोशिश करता यहाँ पर दिखता है। अब अगला क्वेश्चन है कि भारतीय किसान यूनियन की प्रमुख मांग क्या थी? तो भारतीय किसान यूनियन ने गन्ने और गेहूं के सरकारी खरीद मूल्यों में बढ़ोतरी करने, कृषि से संबंधित उत्पादों को अंतर्राष्ट्रीय आवाजाही पर लगी पाबंदी को समाप्त करने, समुचित दर पर गारंटी युक्त बिजली आपूर्ति करने और साथ में किसान के बकाया कर्ज को माफ़ करने, किसान के जो बकाया कर्ज है उसे माफ़ करने तथा किसान के लिए पेंशन योजना का प्रावधान करने की मांग की। ऐसी मांग थी जिसमें देश के अन्य किसान संगठन ने भी उठाई। चलिए अगला क्वेश्चन भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। राष्ट्र की प्रगति में महिलाओं का क्या योगदान है? तो देश की राजनीति में महिलाओं की भागीदारी लोकतंत्र के विकास में सहायक है। आज की महिला राष्ट्र की प्रगति के लिए प्रायः हर क्षेत्र में पुरुष के साथ कंधे से कंधे मिलाकर काम कर रखी है। खेतीबाड़ी से लेकर वायुयान, उड़ाने और अंतरिक्ष तक में जो है कि अब महिला का जो है दबदबा जो है कायम है। और देश की सीमा जो है कि सुरक्षा से लेकर न्यायपालिका तक महिलाओं का योगदान सराहनीय है। राजनीतिक और प्रशासन में महिलाओं की सक्रिय भागीदारी से लोकतंत्र के मार्ग में हम एक कदम आगे बढ़ रहे हैं। तो चलिए राजनीतिक दल की परिभाषा पूछा जा रहा है। राजनीतिक दल की परिभाषा दे तो सामान्यतः राजनीतिक दल का ऐसे व्यक्ति के किसी भी समूह से है जो एक समान उद्देश्य की प्राप्ति के लिए कार्य करता है। किसी भी राजनीतिक दल में व्यक्ति एवं समान उद्देश्य की प्राप्ति के लिए जुट जाता है, जैसे मतदान करना, चुनाव लड़ना, नीति एवं कार्यक्रम तथा व्यक्ति के समूह जब एक राजनीतिक दल के रूप में संगठित होता है तो उनका उद्देश्य सिर्फ सत्ता प्राप्त करना या सत्ता को प्रभावित करना होता है। इसके लिए सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी नीति और कार्यक्रम को तैयार करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर देखते हैं। भारत में किस तरह का लोकतंत्र है? भारतीय लोकतंत्र के किन्हीं 4 दुर्गुणों का वर्णन करें। जो भारत में जो है लोकतंत्र जो है तो इसके जो है कि 4 जो है अवगुण यहाँ पर पूछे जा रहे हैं। तो भारत में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है जिसमें जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि द्वारा शासन चलता है। भारतीय लोकतंत्र के 4 दुर्गुण इस प्रकार है। भारत में निरपेक्षता अधिक है, निरक्षरता अधिक है। इसके कारण लोग लोकतंत्र का महत्व नहीं समझ पाते हैं। नंबर 2 में देखिए, भारतीय जनता की लोकतंत्र में आस्था भी नहीं है। वीर पूजा की प्रवृत्ति अब विद्यमान है। भारत में आर्थिक असमानता व्याप्त है जिससे लोकतंत्र का विकास अवरुद्ध हो जाता है। और भारतीय लोकतंत्र में दलगत बुराई अधिक है। तो ये रहा भारतीय लोकतंत्र की कमियां। दोस्तों अब वीडियो लंबा होते जा रहा है तो इसका अगला चैप्टर मैं जो है बहुत जल्द जो है आपके लिए लेके आऊँगा। तो चलिए यहाँ पर हम देख लेते हैं, 1-2 क्वेश्चन और देख लेते हैं जल्दी में। इसके बाद कहता है कि सामाजिक विभाजन की राजनीति का परिणाम किन किन चीज़ों पर निर्भर करता है? तो सामाजिक विभाजन की राजनीति परिणाम निम्न चीज़ों पर निर्भर करता है। नंबर 1 को देखिए, लोग अपनी पहचान एवं स्व अस्तित्व तक ही सीमित रखना चाहते हैं क्योंकि प्रत्येक मनुष्य में राष्ट्रीय चेतना के अलावा उपराष्ट्रीयता या अस्थायी चेतना भी होती है। कोई एक चेतना बाकी चेतनाओं की कीमत पर उग्र होने लगे तो समाज में असंतुलन पैदा हो जाता है। अगर लोग अपने स्तरीय पहचान को राष्ट्रीय पहचान का हिस्सा मानते हैं तो कोई समस्या नहीं हो सकती। भारत विभिन्नताओं का देश है, फिर भी सभी नागरिक सर्वप्रथम अपने को भारतीय मानते हैं। नंबर 2 में देखिए, दूसरा महत्वपूर्ण तत्व है किसी समुदाय या क्षेत्र की मांगों को राजनीतिक दल कैसे उठाते हैं। संविधान के दायरे में आने वाली
बड़े समुदाय को नुकसान न पहुंचाने वाली मांग को मान लेना आसान है। सामाजिक विभाजन की राजनीतिक परिणाम सरकार के रूप पर भी निर्भर करता है। यह महत्वपूर्ण है कि सरकार इन मांगों पर क्या प्रतिक्रिया व्यक्त करती है। अगर भारत सरकार सामाजिक न्याय को उचित नहीं मानती तो आज भारत का विखंडन हो गया होता। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय राजनीतिक संगठन कौन होता है? जो भारतीय राजनीतिक संगठन कौन होता है, तो 1970-1980 के दशक में देश के अंदर समाज के अनेक तत्वों को राजनीतिक दल की कार्यशैली से मोह भंग हो गया। इसके तत्कालीन कारण 1977 में जनता पार्टी के रूप में गैर कांग्रेसवाद का प्रयोग भारतीय राजनीति में दूरदर्शी प्रभाव नहीं दिखा सका। परिणाम स्वरूप भारतीय समाज के विभिन्न समूह के बीच उनके साथ हो रहे अन्याय के चलते भारतीय लोकतंत्र में उनका असंतोष बढ़ता गया। इसके चलते देश के अंतर्गत स्वतंत्र राजनीतिक संगठन का उदय हुआ। ऐसे विभिन्न दलगत राजनीति से अलग होकर अपने आंदोलन को और व्यापक करने के लिए आवाम लामबंद करने और इस प्रकार राजनीतिक दल से स्वतंत्र आंदोलन की शुरुआत हो गई। अब क्वेश्चन है काफ़ी महत्वपूर्ण, ये सब क्वेश्चन हैं। तो ये सब क्वेश्चन मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। तब तक के लिए आज के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।